देखिए आज की क्लास में हम लोग टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रजिस्टिविटी पढ़ने वाले हैं, या फिर रजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है रो का एक्चुअल में ये फार्मूला हम पिछले क्लास में डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, तो अच्छे से अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वाले जो लेक्चर्स है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अल्फ़ा जो होता है ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। अल्फ़ा जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी होता है। तो देखिए कंडक्टर्स में क्या होता है कि अल्फ़ा जो होता है वो पॉजिटिव होता है और सेमीकंडक्टर में निगेटिव होता है। ठीक, तो अल्फ़ा पॉजिटिव होने से मतलब ये है कि एक फार्मूला है, मैं इसको अब डिराइव भी कराऊंगा इसी क्लास में, पहले आपको बता देते हैं। ये फार्मूला आपने देखा होगा बुक्स में, इसको डिराइव भी करेंगे आया कैसे है। तो देखो एक्चुअल में जब ये पॉजिटिव होगा तो अगर ये आप सोचो कि अल्फ़ा पॉजिटिव है और इसके साथ हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यानी कि ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि ये वैल्यू बढ़ने पर +1 करके और वैल्यू बढ़ेगी, फिर उसके बाद R0 मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू और बढ़ेगी। तो कहने का मतलब कि इधर की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ रही है तो रजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टेंस बढ़ेगा। कब होगा, जब अल्फ़ा पॉजिटिव है तब। लेकिन अगर यही मान लेते हैं अल्फ़ा निगेटिव है, तो मान लीजिए यहाँ पे निगेटिव साइन मैंने लगा दिया। ठीक है, तो अब निगेटिव साइन लगाएंगे तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये वैल्यू जो होगी अब निगेटिव के साथ उतनी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। यानी कि रजिस्टेंस में अगर थोड़ा सा इसको ठीक तरीके से लिखें तो R को ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा समझने में, ऐसे होगा। तो अब ये क्या होगी वैल्यू, टेम्परेचर बढ़ाने से और भी वैल्यू बढ़ेगी, तो निगेटिव होकर के और घटी जाएगी, यानी कि -10 -20 -30 ऐसे कुछ करके आप सोचो। तो ये घटेगी, तो उसमें से इनिशियल रेजिस्टेंस जो होता है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस होता है, उसमें से क्या होगा, घटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इधर की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, घटेगी, तो यानी कि इधर की वैल्यू भी घटेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, अगर अल्फ़ा क्या होगा, निगेटिव होगा तो। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। अच्छा आप ये सोचो, खुद सोचो कि अभी मैं ये कहता हूँ कि किसी तरीके से अल्फ़ा बहुत कम है। अल्फ़ा कम है का मतलब मैं कहता हूँ कि अल्फ़ा नियरली क्या है, 0 है। नियरली मतलब 0 नहीं होगा, मतलब करीब 0 के बहुत करीब है। तो इसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि ये जो है 0 मान लेते हैं, तो इसका मतलब R = R0। तो जिसका अल्फ़ा अगर 0 होगा या फिर नियरली 0 होगा या फिर 0 होगा, ऐसे बोलो, नियरली 0 तो नहीं होता, 0 तो नहीं होता है, पर नियरली अगर 0 होगा तो उसका रजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे बदलेगा नहीं, बहुत कम बदलेगा। ठीक है, यानी कि इनिशियल रजिस्टेंस और फाइनल रजिस्टेंस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसा किसके साथ होता है, एलॉय के साथ होता है। मैं बता देता हूँ आपको, एलॉय के साथ होता है। ठीक है, तो एलॉय जो होता है उसका अल्फ़ा जो होता है नियरली 0 होता है। ठीक है, अभी उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ आपको अभी दे रहे हैं। उसका अल्फ़ा जो होता है नियरली 0 होता है, तो इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रजिस्टेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता है। तो यही कारण है, अब गौर से सुनिएगा ये वाली बात, कि यही कारण है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रजिस्टेंस जो होता है बढ़ नहीं रहा है, यानी वेरी नहीं कर रहा है, तो जब भी स्टैंडर्ड रजिस्टेंस बनाते हैं ना, रजिस्टेंस जब बनाने की बात आती है तो वो बनाया जाता है एलॉय का। किसका, एलॉय का। क्या रीज़न है इसका जो अल्फ़ा जो है नियरली 0 है, इस वजह से, यानी कि टेम्परेचर के साथ क्या होता है, वेरी नहीं करता है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इसी का बनाते हैं। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब पहले समझ लेते हैं कि भाई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता क्या है, क्या स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब जिसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स हो, चेंज ना हो, वेरिएबल ना हो। तो स्टैंडर्ड का मतलब है कि उसकी वैल्यू फिक्स हो, और फिक्स तभी होगी जब टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस चेंज ना हो। तो ऐसा क्या होते हैं, एलॉय होते हैं। ठीक, तो मैंने ओवरव्यू दे दिया आपकी सारी चीज़ें जो बताने जा रहे हैं, फिर डिटेल में आप धीरे धीरे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले कंडक्टर से। तो कंडक्टर्स में क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया
तो मैंने आपको पहले बताया कि जो कंडक्टर्स होते हैं इसमें खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से दो सिनारियो डेवलप होता है। क्या चीज़ होती है कि हो सकता है कि इसमें n क्या हो, बढ़े, और फिर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से VRMS बढ़ेगा, यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जल्दी से मतलब उसका कोलिजन ज़्यादा तेज़ी से होगा, तो रजिस्टेंस जो यानी कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घटेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा। तो दो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से ये दो प्रोसेस हो सकते हैं, दो प्रोसेस हो सकते हैं। एक हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, नंबर ऑफ़ आयंस निकलेंगे, यानी कि मतलब क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर आ जाएंगे एनर्जी गेन करके। तो यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकता है, और एक होता है रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घट सकता है। तो दो सिनारियो डेवलप होंगे, किसी भी, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। लेकिन डोमिनेंट कौन करेगा अब उस पर बात करेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। तो चलो कोई बात नहीं। तो अब देखना ये है कि सेमीकंडक्टर में मैंने आपको बताया था कि 10 के पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आपको जब इतना सोचो कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे, मतलब 10 का अगर मैंने 28 यहाँ पे क्या किया, जीरो बढ़ाया तो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम कह रहे हो कि टेम्परेचर अगर कुछ बढ़ा भी दें तो उसमें कितना इसमें हम इंक्रीज कर सकते हैं, बहुत कम। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वैल्यू जो है बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि मैं कहूँगा, इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से बोले कि टेम्परेचर बढ़ाने पर n में कोई भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, यानी कि n जो है यहाँ पे कंडक्टर की केस में हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। तो क्यों मान के चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई भी ज़्यादा मतलब यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब ये क्या है, ये डोमिनेंट फैक्टर है। तो इसके केस में डोमिनेंट जो फैक्टर है वो है रिलैक्सेशन टाइम। तो अब इसको भूल जाते हैं, इसको क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। किसके केस में, कंडक्टर के केस में, ठीक है। तो अब सुनिएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, तो इसका मतलब है कि रजिस्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। रजिस्टिविटी बढ़ेगी, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। ये बात मुझे समझ आ गई, ठीक। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस जो है इसका बढ़ता है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, रजिस्टिविटी वर्सेस टाइम का। टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, या फिर रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक। किसका, कंडक्टर के केस में। अब यहाँ आते हैं सेमीकंडक्टर में। तो सेमीकंडक्टर में देखिए ठीक इसका उल्टा होता है। क्या होता है कि सेमीकंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं। आप जब इसको सेमीकंडक्टर को पूरा चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरा बिल्कुल क्लियर होगा आपको। तो फिर भी मैं बता देता हूँ जितनी ज़रूरत है। मान लीजिए ये सिलिकॉन है, इसके चारों तरफ 4 वैलेंसी मतलब इसकी है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इसमें लगे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से मतलब ये बॉन्ड्स इसके बने हुए हैं, ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन जो होता है सेमीकंडक्टर होता है, 14 ग्रुप का एलिमेंट होता है। तो क्या होता है कि होता क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं। और अगर पेंटावेलेंट डोपिंग है, अगर अब ये चीज़ थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगी अगर सेमीकंडक्टर नहीं है, तो पेंटावेलेंट डोपिंग का मतलब यहाँ पर अगर 5वें ग्रुप से इसकी डोपिंग करी जाए तो एक इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फ्री होंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। तो बहुत ज़्यादा फ्री नहीं है। तो लेकिन अगर यहाँ पे हमने इसको टेम्परेचर बढ़ाया, क्या कर रहे हैं हम, इसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये टूटने लगते हैं। और जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अब वो क्या होंगे, लैटिस में क्या होंगे, घूमेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे और एक वैकेंसी क्रिएट होगी, होल भी क्रिएट हो जाएगा। तो 2 चार्ज कैरियर यहाँ पे होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो इनकी वजह से क्या होगा कि इसमें जो है अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है बढ़ रहे हैं, किसमें, सेमीकंडक्टर में, टेम्परेचर बढ़ाने से।
चलो अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि इसमें रिलैक्सेशन टाइम भी तो भाई घट रहा होगा, हाँ घट रहा होगा, लेकिन उतना नहीं जितना यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोमिनेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ रहे हैं, तो वो जो है डोमिनेंट फैक्टर है, यानी कि n का बढ़ना यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर है। क्योंकि यहाँ पे पहले जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने काफ़ी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। मतलब चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहते, चार्ज कैरियर कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें जो है n डोमिनेंट फैक्टर है। तो इसका मतलब n बढ़ा, तो n बढ़ाने का मतलब है कि n बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, अरे सॉरी घटेगा। क्योंकि ऊपर की वैल्यू अगर नीचे की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ऊपर की वैल्यू घटेगी। तो यानी कि यहाँ पे n बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, रजिस्टिविटी घटेगी। तो मैं कहूँगा कि रजिस्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है, यानी कि रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब तो सुनो, अब यहाँ पे जो है मैं आपको पहले बता दूँ कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है रिलैक्सेशन टाइम है, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है n है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में n जो है डोमिनेंट फैक्टर है, और यहाँ पे है टाउ है। तो अब सुनो, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे चार्ज कैरियर बढ़ रहा है। तो पहले टेम्परेचर बहुत कम था तो चार्ज कैरियर बहुत कम थे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। तो पहले टेम्परेचर बहुत कम था तो यानी कि वहाँ पे रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएं रजिस्टिविटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, और टेम्परेचर बहुत बढ़ा देंगे तो रजिस्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। तो ये ग्राफ होता है सेमीकंडक्टर का। ठीक है, ये ग्राफ सेमीकंडक्टर का भी होता है, कार्बन का भी होता है। ठीक है, अब देखते जाइएगा, कार्बन का भी होता है ऐसा ही ग्राफ। ठीक है, अब सुनिएगा, ये चाहिए दोनों चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट पे। तो देखिए सुनिए मेरी बात, जो सेमीकंडक्टर का जिस तरीके से है ना, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट का भी है। कैसे, थोड़ा सा मैं मतलब इसको मिटा देता हूँ। अब आप एक बार नोट कर लेना इसको। तो एक बार इसको बारे में बता देते हैं कि ये एक मान लेते हैं बीकर है, और इसमें कुछ रॉड लगे हुए हैं। आपको ये पता होगा, जैसे कि मान लेते हैं CU का रॉड है, ये जिंक का रॉड है, और अभी मान लेते हैं एक ही में है, अलग भी ले सकते हैं। तो होता क्या है कि इसमें कुछ आयन्स होते हैं, जैसे सल्फेट आयन मान लेते हैं, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। ठीक, तो सल्फेट आयन जो होता है, सल्फेट आयन होता है, जिंक आयन होता है, फिर CU होता है। तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसके जो बीच के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर H2SO4 उसमें डाला गया है, ठीक है, सॉल्यूशन में, या फिर CuSO4 डाला गया, तो इसके बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटने लगते हैं। तो यानी कि आयन्स इंक्रीज करते हैं, यानी कि इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो चार्ज कैरियर इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब n भी इंक्रीज करेगा। तो उसका भी जब हम ग्राफ बनाएंगे किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट का, तो इसका भी ग्राफ जो है ऐसे ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसका भी टेम्परेचर बढ़ाने पे चार्ज कैरियर इंक्रीज कर रहा है। और ये जो इसका जो रजिस्टेंस होता है जो बैटरी का, उसी को बोलते हैं इंटरनल रजिस्टेंस R। तो अब मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि जो इंटरनल रजिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल रजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, और अगर टेम्परेचर अगर कम करते जाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयंस इसमें ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से ये ग्राफ इसका बिल्कुल इसी की तरीके से इसका भी ग्राफ बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का। अब जो है एलॉय के बारे में, तो इसमें ये जो चार इसमें जो होते हैं एलिमेंट्स, बेसिकली ये चार इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर
इसका कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो देखिए पहले तो आप ये देखो कि जो निक्रोम का जो अल्फ़ा है, आप देखो इसी से आइडिया लगा दो कि कितना इसका अल्फ़ा कम है, 0.0017, मतलब इसका अल्फ़ा करीबन 0 के करीब है, काफ़ी करीब है, मतलब कह सकते हैं कि नियरली ज़ीरो है, नियरली ज़ीरो है। ठीक है, नियरली ज़ीरो है तो इसका मतलब मैं अभी पहले आपको बताया था कि नियरली ज़ीरो है, तो आप ये कह सकते हो कि अल्फ़ा डेल्टा टी आर नॉट तो यानी कि ये नियरली ज़ीरो है, तो इसको अगर नेगलेक्ट कर दे तो इनिशियल रजिस्टेंस इक्वल टू फाइनल रजिस्टेंस आ रहा है। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला रजिस्टेंस में, मतलब लगभग कांस्टेंट होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर नो मेजर इफेक्ट ऑन द रजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी, कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इसी वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो इसी वजह से इसको मैंने अभी बताया कि आपको ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसका अल्फ़ा क्या है, नियरली ज़ीरो है, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, वेरी नहीं करता। ठीक है, इस वजह से। तो अब सुनिएगा, टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा वेरी नहीं कर सकता, तो मैं आपको अगर इसका ग्राफ बना करके दिखाऊं, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ 1 है और यहाँ पे 2 है, ऐसे 3 है, तो पता है बिल्कुल बहुत कम ऐसे बिल्कुल ऐसे इंक्रीज करेगा टेम्परेचर बढ़ाने, मतलब लगभग सीधा होगा। और मैं ये कह सकता था कि ये जो चेंज है ना 0.51 और 0.5 के बीच में ये चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो काफ़ी कम चेंजेस है, तो इस वजह से इसको जो है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की तरीके से यूज भी किया जाता है एलॉय को। ठीक है, अब इसमें ये तो चीज़ है, तो अब इसमें क्वेश्चन पूछ क्या सकता है वो मैं पहले आपको बता दूं कि सभी को अगर हम कंबाइन करें, एलॉय और कंडक्टर और सेमी कंडक्टर को भी, तो रजिस्टिविटी सबसे कम किसकी है, इसमें सबसे ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है, तो मैं कहूँगा कि रजिस्टिविटी जो है सबसे कम जो है कंडक्टर की है। ठीक है, अब दिमाग लगाइएगा, अगर उसकी सबसे कम है तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी रजिस्टिविटी, तो इंसुलेटर की होगी, सिंपल सी बात। इंसुलेटर, इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं कर सकता भाई, लकड़ी में कहाँ से फ्लो होगा। और अगर आयरन की रॉड है तो उसमें सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो उसकी रजिस्टिविटी सबसे कम होगी। अब इनके बीच की बात है, तो इनके बीच की बात अगर हम कहें तो देखो, अब बचते हैं 2 लोग, एक होता है सेमी कंडक्टर और एक होता है एलॉय। तो एलॉय में क्या होता है ना कि कुछ जो होता है उसमें एलॉय जो होते हैं ना, कुछ उसमें मेटल्स की इम्प्योरिटी भी होती है, मतलब मेटल्स भी उसमें डाले जाते हैं, कुछ मेटल्स भी डाले जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी उसमें होती है। तो इसके बाद जब इसी के पास में ही एलॉय होता है, यानी कि इसकी रजिस्टिविटी बहुत कम, तो थोड़ी सी ज़्यादा जो होगी एलॉय की होगी, और उससे ज़्यादा होगी सेमी कंडक्टर की। तो ये होता है रजिस्टिविटी का ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा किसका, इंसुलेटर का, फिर उससे कम सेमी कंडक्टर का, फिर उससे कम एलॉय का, फिर उससे कम कंडक्टर का। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ है इसमें कि इसमें भी सिलिकॉन का जो होता है ना ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब ऐसे ही याद कर लो, अगर बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर क्या करोगे, तो इस वजह से बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको ठीक से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अच्छा अब कई बुक्स में क्या होता है कि कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और एलॉय का एक साथ एक ही में ग्राफ बना देते हैं, तो थोड़ी सी मतलब ऐसे खिचड़ी टाइप की बन जाती है। तो उसी को हम तीनों जो अलग अलग बनाए हैं ना, उसी को एक ही में बना देते हैं। वो करते क्या है, अभी मैंने कंडक्टर का बनाया था, तो टेम्परेचर बढ़ने पे उसकी रजिस्टिविटी क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, और फिर किसकी घट रही थी, तो ये क्या है, कंडक्टर का है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि कॉपर का होगा। फिर अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर किसकी घट रही थी, तो सेमी कंडक्टर की घट रही थी, तो ऐसे ग्राफ था। ठीक है, तो ये सेमी कंडक्टर का है, फिर एलॉय का क्या था, बिल्कुल इसके कंपैरिजन में बिल्कुल सीधा होगा।
या फिर थोड़ा सा बढ़ेगा बस, ठीक है। तो ये जो होगा एलॉय का होगा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा होगा टेम्परेचर के साथ। तो दो तीनों को एक ही साथ मिला देता तो ऐसा ग्राफ बन जाता है, ठीक है। मतलब मैं असल में ये बता रहा हूँ कि बुक्स में अगर आपको ऐसी चीज़ देखे तो डरना नहीं है, बिल्कुल यही चीज़ है, बस इसमें कुछ होता थोड़ी है, ठीक। देखिएगा आपको एक्सेशन रीजन यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो दिया हुआ है कि रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो उसका रीज़न दिया हुआ है, कि आप बोल रहे हैं कि वो दूसरा वाला सही है कि नहीं है। तो देखिए दूसरा वाला सही है, देखिए कैसे सही है, ठीक है। तो पहले इसको ठीक से समझ लेते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखा हुआ है पहले से। तो कह रहा है कि रूम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी जो होती है कंडक्टर की ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके दो एक्सप्लेनेशन है। तो पहले तो आप ये सोचो कि कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंडक्टर में या फिर आयरन में आप सोच लो, ऐसे कॉपर में काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर वही हम किसी सॉल्यूशन में बात करें, किसी सॉल्यूशन में जैसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ही होता है, उसमें CuSO4 का सॉल्यूशन होगा, ZnSO4 का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो उसमें जो सॉल्यूशन होता है उसमें आयंस होते हैं, तो आयंस बहुत कम होते हैं एज कंपेरिजन टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आयंस उसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स में काफ़ी कम है एज कंपेरिजन टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो चार्ज कैरियर हैं वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स में कम है और कंडक्टर्स में ज़्यादा है। तो पहला तो रीज़न यही हो गया कि फ्री चार्ज जो कैरियर हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में कम है और कंडक्टर्स में ज़्यादा है। तो दूसरा ये भी है कि भाई मोबिलिटी पे तो भी डिपेंड करती है, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मोबिलिटी ऑफ आयन में सबसे ज़्यादा मोबिलिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी। तो उसमें तेज़ जा भी रहे हैं, मतलब कंडक्टर्स में तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स दौड़ भी सकते हैं और ऊपर से ज़्यादा भी हैं, तो आसानी से उसमें करंट फ्लो हो जाएगी ना। तो उसका कंडक्टेंस तो ज़्यादा होना ही है। और इसमें क्या है, आयंस है। तो आयंस अगर आप सोचो तो मैं कहूँ कि SO4 चल नहीं रहा है, अगर मैं ठीक से कहूँ कि तो आयंस है ये SO4 थी, तो काफ़ी बड़ा है ना, तो इसकी मोबिलिटी तो बहुत कम होगी। ये तो आयंस, इसका मास भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी में सोचो और इसमें फ़र्क सोचो, काफ़ी अंतर है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की मोबिलिटी भी कम है, फ्री चार्ज कैरियर भी कम है। तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी, मतलब ऐसा सोचो कि गरीब ही है इंसान, ठीक है। तो आप कहो कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी क्यों कम है रूम टेम्परेचर पे, तो इसके दो एक्सप्लेनेशन हो गए। एक तो उसकी क्या होगी, मोबिलिटी बहुत कम है, यानी कि चार्जेस बहुत तेज़ी से फ्लो नहीं कर पाएंगे, और दूसरे उसमें फ्री चार्जेस ही कम है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री आयन इन इलेक्ट्रोलाइट मच स्मॉलर, यानी कि फ्री आयन जो है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल, ठीक है। ये मैंने बता दिया, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा ये है कि फ्री आयन डेंसिटी इन इलेक्ट्रोलाइट इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द मेटल, दैट इज आयंस ड्रिफ्ट मच मोर स्लोली बीइंग हैवियर। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी, जो आयंस की, वो काफ़ी कम होगी, किसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स में, ठीक है। ये रीज़न है। तो दोनों एक्सप्लेनेशन सही है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मतलब बदल के बोल रहा है, मतलब इसकी लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। और दिया हुआ है कि एक कॉपर का मटेरियल है और एक जर्मेनियम है, मतलब एक कंडक्टर है, एक सेमी कंडक्टर है। तो कह रहे हैं कि टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे उसको रूम टेम्परेचर से फिर कूल किया गया, मतलब उसको ठंडा किया गया, गर्म नहीं कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। जब दोनों को ठंडा करेंगे तो बताइए किसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी और किसकी घटेगी। तो सुनिएगा, थोड़ा उल्टा सोचते हैं। मैं जानता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल की रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, या फिर हम ये कह सकते हो कि कंडक्टिविटी घटेगी। और कंडक्टिविटी घटेगी क्या, फिर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि टेम्परेचर, अब इसी का उल्टा भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज करने पर
टेम्परेचर डिक्रीज करने पर इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। किसका, कॉपर का। तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये चीज़ आपको पूछी हुई है कि टेम्परेचर डिक्रीज करने पर कॉपर की रजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगा। कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, रजिस्टिविटी घटेगी। ठीक वैसे ही इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर क्या करने पर, अब यहाँ पे इसका ठीक उल्टा सोचते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। किसका, सेमीकंडक्टर का, क्योंकि ये जर्मेनियम है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ठीक इसका उल्टा अगर सोचेंगे कि अगर टेम्परेचर घटाने पर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस जो है जर्मेनियम का वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है। कंडक्टिविटी घट रही है। टेम्परेचर घटाने पर इसकी कंडक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है। और इसका टेम्परेचर घटाने पर इसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का फेरबदल है, बस इसी हम सीधा नहीं सोच करके, सीधा सोच करके उल्टा सोच लिए। मतलब सीधा तरीके से सोच करके उसी को उल्टा भी बना दिया। मतलब आप समझ गए। तो पहला इसका आंसर करेक्ट होगा कि टेम्परेचर घटाने पर कॉपर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी और जर्मेनियम की कंडक्टिविटी जो है घटेगी। ठीक है, टेम्परेचर घटाने पर। ठीक है, तो ए पार्ट इसका आंसर होगा। अब देखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो बस मैंने शायद लिख करके हैंड राइटिंग में ऐसे लिखा हुआ है तो इस क्वेश्चन को आप देखो, पहले ठीक से पढ़ लो पहले, और फिर मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थियोरेटिकल है फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक रॉड है, इसके दो पोर्शन कर लेते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि हाफ पोर्शन पे इस पे क्या हो रहा है कि कूल वाटर गिराया जा रहा है, मतलब ठंडा पानी गिराया जा रहा है। और तो जब इस हाफ पोर्शन पे अगर ठंडा पानी गिराएंगे तो बताइए हाफ पोर्शन जो उधर वाला है वो गर्म होगा कि ठंडा होगा, ये बोल रहा है। मतलब आधे पोर्शन पे ठंडा पानी गिरा रहे हैं तो उधर आधे वाला जो पोर्शन है उसके बगल वाला क्या ठंडा होगा कि गर्म होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो, तो सिंपल सी बात है कि आप ऐसा सोचेंगे, अगर नॉर्मल इंसान होगा, मतलब जो मतलब डेप्थ में थोड़ा नहीं पड़ेगा, तो सीधा अच्छा इसको पानी गिरा रहे है तो उधर वाला जो है वो भी ठंडा होगा, पूरी रॉड ठंडी होगी, ऐसा सोच मन में आएगा। और जानते हैं अभी क्वेश्चन उठा है तो इतना आसान तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। चलिए अब सोचते हैं, पहले हम सोच लेते हैं कि इसका इतने का रजिस्टेंस जो है मान लेते हैं R1 है। ठीक है, इतने वाले का, और इतने वाले का रजिस्टेंस R2 है। तो इक्विवेलेंट जो रजिस्टेंस हम कहेंगे, मैं यहाँ लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और समझ में भी आ जाएगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना है इसमें। तो मैं कर क्या रहा हूँ कि इस पर अगर मैं आपको करंट I लिखूँगा तो V/R इक्विवेलेंट लिखूँगा, यानी मैं लिखूँगा V, वोल्टेज को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो V = R1 प्लस R2 लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें अगर हमने करंट बहा रहे हैं तो जा रहा है करंट, फिर मैंने इस पर क्या किया कि ठंडा पानी, कूल वाटर मैंने क्या किया, इस पर गिरा दिया। जब कूल वाटर गिराएंगे तो इतने पोर्शन का क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। जब इतने पोर्शन का जब टेम्परेचर कम होगा तो इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस भी कम होगा। इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस कम होगा तो इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस कम हुआ, यानी कि ये कम हुआ, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हुआ। क्योंकि R1 कम हुआ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हुआ, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी कि ठंडा पानी गिराने से करंट बढ़ गया। अच्छा, ये बात है, पानी गिराने से, ठंडा पानी गिराने से यार क्या हो गया, करंट बढ़ गया। करंट बढ़ कर के I' हो गया, लेट्स सपोज दैट I' हो गया। तो करंट बढ़ाने से पानी गिराने से करंट बढ़ा। पहली बात कि पानी गिराने से करंट बढ़ा, दिमाग में फिक्स कीजिए बात को कि मैंने ठंडा पानी गिराया तो करंट बढ़ गया। कैसे बढ़ा कि रेजिस्टेंस इसका क्या हुआ, कम हुआ।
टेम्परेचर कम हुआ तो टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस कम हुआ, तो रेजिस्टेंस कम होने से आर इक्विवेलेंट कम हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट बढ़ गया। ठीक है, तो करंट बढ़ गया तो इसका मतलब ये है कि अब जो हीट यहाँ से निकल रही होगी, अच्छा हीटिंग इफेक्ट में आप पढ़ेंगे कि हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो अब टेम्परेचर क्या हो गया, अब यहाँ पे करंट बढ़ गया, मतलब करंट बढ़ गया, तो करंट बढ़ने की वजह से हीट और ज़्यादा प्रोड्यूस होगी इस वाले पार्ट में, यानी कि क्या होगा, हीट और ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, यानी कि ये वाला पार्ट क्या होगा और भी क्या हो गया होगा, हॉट, यानी कि गर्म हो गया होगा। यानी कि एक तरफ का ठंडा हुआ तो दूसरे तरफ का गर्म हो गया, यानी कि ठंडा पानी गिराने से ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट बढ़ जाएगी। करंट क्यों बढ़ेगी? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इधर वाले का कम हो जाएगा। ठीक है, तो इधर वाला पोर्शन तो ठंडा हो गया क्योंकि पानी हमने ऊपर से गिराया, लेकिन उधर वाला और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो हम कह सकते कि हाफ जो पोर्शन है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें करंट बढ़ जाएगा। मेन चीज़ है कि इसमें करंट का बढ़ जाना, ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला। तो ये वाला जब पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो ये वाला आप समझ गए होंगे कि करंट बढ़ा, तो करंट बढ़ने की वजह से हीट बढ़ी, हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो यानी कि ये और भी ज़्यादा गर्म हो गया। ठीक है, अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। आप देख सकते हैं कितना ये लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसको नोट करिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है जो कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ठंडे शहरों में अगर गाड़ियां हैं तो उस बड़ी भी मुश्किल से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है, मतलब अगर कहीं गर्मी का इलाका है, जैसे कुछ राजस्थान चीज़ें हो गई ऐसे सोचो, तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं काफ़ी तेज़ी से, मतलब अच्छे से, मतलब शुरुआत में बहुत आराम से स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब समर डे होता है तो गाड़ियाँ काफ़ी आसानी से स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन अगर ठंडी का सीज़न आता है तो गाड़ियाँ थोड़ी मुश्किल से स्टार्ट होती है, मतलब थोड़ा एक दो किक मारना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों ऐसा होता है? तो देखिए पहले दिमाग में रखिए कि जो बैटरी जो होती है, जो गाड़ियाँ में लगी होती हैं, वही स्टार्ट करने में पहले हेल्प करती हैं। ठीक है, तो जब शुरुआत में करंट चाहिए उसको, मतलब गाड़ी को करंट चाहिए, जो करंट प्रोवाइड करता है वो बैटरी प्रोवाइड करती है। तो बैटरी में जितना जो करंट आसानी से दे देगा उतनी आसानी से स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि सारा जो खेल है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी पे टिका हुआ है। तो देखिए मैंने अभी आपको समझाया था पिछले अभी में कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होना, टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो जब टेम्परेचर, यानी कि जब समर सीजन होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी वो काफ़ी कम होगा समर सीजन में। तो आसानी से क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो आसानी से करंट फ्लो कर जाएगा, यानी कि थोड़ी सी किक मारे या फिर थोड़ी सी चाबी घुमाए, कार स्टार्ट हो गई हमारी। ठीक है, तो क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कम है समर के सीज़न में, तो आसानी से करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर वही ठंडी होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया, यानी कि आयंस उसमें ब्रेक अभी नहीं हुए होंगे, आयंस अभी टाइटली बॉन्डेड होंगे, तो उनको टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए, तब जा कर के वो स्टार्ट होंगे। तो इसी वजह से गर्मी के सीज़न में जो होती हैं वो आयंस मतलब काफ़ी ब्रेक हो गए होते हैं, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस के दिन ज़्यादा होते हैं, तो आसानी से किक मारने पर रेजिस्टेंस उसका कम होता है, तो आसानी से बैटरी करंट दे देती है, तो आसानी से समर सीजन में जो व्हीकल्स होते हैं स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है। ठीक है, ओके। अभी देखिए यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एक इंसुलेटर है, मेटल से उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इतनी है, जबकि जो हीट कंडक्टिविटी वो इतनी है, यानी कि हीट कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इंसुलेटर में हीट जो है आसानी से फ्लो हो जाएगा, लेकिन जो वहाँ पर इंसुलेटर में जो करंट फ्लो होना बहुत मुश्किल है। इस वैल्यू से समझ आ रहा है किसके कंपैरिजन में, मेटल के, मतलब मेटल के कंपैरिजन में इसकी हीट कंडक्टिविटी इतनी ही कम है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो काफ़ी कम है। ऐसा क्या रीज़न है, तो सुनिएगा। देखिए इलेक्ट्रिकल मेन पॉइंट है ये वाला,
ये मतलब ये तो कहानी लिखी हुई है, वो तो बात की बात है। मेन जो ये मैंने जो लिखा है ना, ये इम्पॉर्टेंट है कि देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब अगर एक जगह से दूसरे जगह करंट फ्लो करना है तो फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हीट कंडक्टिविटी के लिए ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ लैटिस वाले भी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब अब क्या हो रहा है इसमें कि जो हीट कंडक्टिविटी है इसमें जो है लैटिस वाला जो पार्ट है जो इंसुलेटर में, दोनों मिल करके देने वाले हैं। तो दोनों जब मिल करके क्या होगा, हीट कंडक्शन करेंगे तो वो तो ज़्यादा होगा ही ना, वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा देन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं और साथ में लैटिस वाले भी इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो मेन पॉइंट्स मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, इस वजह से इसमें हीट कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा है और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की कम है इंसुलेटर में, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स और लैटिस वाले दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है हीट कंडक्शन करने के लिए। लेकिन जबकि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इसका रीज़न है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, ये पहला पॉइंट था। फिर दूसरा पॉइंट बताते हैं आपको, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ़ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीजेज द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीजेज, ठीक है। तो ये मैंने बताया भी है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो कम होती है, लेकिन VRMS इंक्रीज करता है। काफ़ी डिटेल में बताया है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि I इक्वल टू जो होता है EAVD ये होता है, ठीक है। तो और VD जो होता है ये होता है। तो जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा। तो जब रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है तो उसके बाद जब ये वैल्यू घटेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घटेगी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट स्पीड कहेंगे। तो ड्रिफ्ट स्पीड जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है, ठीक है। ड्रिफ्ट स्पीड टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम घटता है। तो ड्रिफ्ट स्पीड घटी तो क्या हुआ, करंट भी घटा, ठीक है। तो ये मतलब आपको मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसे पूछ सकता है, मतलब वन वर्ड में, मतलब जैसे थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप कहीं इसमें फंस ना जाए, इस वजह से इसको रिपीट करते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि बताए कि कोई कंडक्टर है, उसकी डायमीटर को हम डबल कर रहे हैं, तो बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो क्या डायमीटर को डबल करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई फ़र्क पड़ता है, ये हम चेक करने वाले हैं। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं भाई डायमीटर चेंज करने पर क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलो कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इसमें फंस सकते हैं। तो देखिएगा, मैं इसमें यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे लिख ले, और यहाँ पे क्या करते हैं, I ऐसे लिखते हैं और NEA ऐसे लिखा, ठीक है, लिखा भाई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और I की जगह पे V/R लिख सकते हैं। तो V/R N ऐसे V/R लिख दिया, I की जगह पे V/R लिखा, ठीक है। चलो अब रो की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, रेजिस्टेंस की जगह पे रो L/A लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस की जगह पे NEA। अच्छा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब मेरे पास जो आया फॉर्मूला VD इक्वल टू ये आया रो LNE। देखो, तो ये भी एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके आगे भी हम जा सकते हैं, जाएंगे भी। चलो इसको लिख लेते हैं एक तरीके से, यहाँ पर मैं आपको लिए लिख देता हूँ यहाँ पे VD इक्वल टू V/रो LN। काफ़ी ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको अलग अलग क्वेश्चन के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या कर सकते हैं कि EL लिख सकते हैं, वैसे यहीं पे प्रूफ हो जाएगा। EL रो LNE ये कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है E/रो NE ये आ गया, ठीक है।
अब चाहे इसमें देख लो और चाहे इसमें देख लो, एरिया का टर्म खत्म हो चुका है, एरिया नहीं है, इसमें भी एरिया नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि आप डायमीटर बढ़ाओ चाहे घटाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द डायमीटर, और या फिर रेडियस बोल सकते हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है एरिया पे या फिर डायमीटर पे या फिर रेडियस पे, ठीक है। तो डज नॉट चेंज, मतलब कि इसका आंसर होगा डज नॉट है, तो सी पार्ट आंसर होगा इसका कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज नहीं करता, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब एक इसका लास्ट में एक और जब थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि ओम्स लॉ ट्रू कब है, तो देखिए किसी भी कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ जो होता है लो टेम्परेचर पे ट्रू होता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस तो बढ़ने लगेगा ना, तो लो टेम्परेचर पे जो होता है रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है कंडक्टर का। तो इस वजह से कहते हैं कि ओम्स लॉ जो वैलिड है सिर्फ लो टेम्परेचर पे ही वैलिड है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, ओम्स लॉ फिर वहाँ पे वायलेट कर जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि ओम्स लॉ जो होता है लो टेम्परेचर पे ही अप्लीकेबल है, हाई टेम्परेचर पे नहीं, ठीक है। अब देखिए फार्मूला डेरिवेशन पे आते हैं कि इसका मेन फार्मूला क्या होता है, ठीक है, जिसको लेकर के हम मतलब आगे काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे इसी पे। तो देखिए होता क्या है कि रजिस्टिविटी में जो चेंज होता है ना वो इनिशियल रजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इनिशियल रजिस्टिविटी अगर रो है तो उसी के प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन रजिस्टिविटी, मतलब उतना ज़्यादा चेंज आएगा जितना ज़्यादा इनिशियल रजिस्टिविटी होगा, तो उसके प्रोपोर्शनल है। अगर कम रजिस्टिविटी है तो चेंज कम होगा, तो प्रोपोर्शनल होता है। तो और फिर क्या होता है कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना रजिस्टिविटी में चेंज ज़्यादा होगा, तो दोनों के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब दोनों के प्रोपोर्शनल को अगर हटाते हैं तो एक अल्फ़ा जो होता है कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रोपोर्शनल है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और ये अल्फ़ा है। अल्फ़ा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी है, ठीक है। तो अब इसमें ये लगा दिए, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर रो को नीचे लेकर के आता हूँ, है ना, अल्फ़ा dt ये होगा, ठीक है। और फिर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ टी इनिशियल से टी फाइनल तक, मतलब इनिशियल टी इनिशियल से इंटीग्रेट करेंगे टी फाइनल तक, ठीक है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस है। तो और यहाँ पर क्या होगा कि जब टी इनिशियल होगा तो उस समय जो होगा इनिशियल क्या होगी, उसकी रजिस्टिविटी होगी, और फिर फाइनल पे उसकी रजिस्टिविटी रो फाइनल हो जाएगी फाइनल टेम्परेचर पे, ठीक। अब क्या होगा, इसका लॉग लेंगे तो इसका जो आएगा एल एन रो, फिर यहाँ पे लग जाएगा रो इनिशियल रो फाइनल, ठीक है। फिर यहाँ पे अल्फ़ा को अच्छा अल्फ़ा भी जो है टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको कांस्टेंट मान करके अभी चल रहे हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, टेम्परेचर का क्या है और वहाँ पे चेंज है, तो फिर यहीं से इंटीग्रेशन का उसका बेसिक फंडा, मतलब मैं यहाँ पे इसको आपको ऐसे करके मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, मैंने इसको इम्पोर्टेंट करके डॉलर ऐसे स्टार बना देते हैं, ठीक है, स्टार बना देते हैं, क्योंकि अगर मैं थोड़ा अच्छा, तो जो जेई के लोग हैं ना, मतलब उनके लिए बता रहा हूँ कि अल्फ़ा जो होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा का कुछ इस तरीके से देगा कि a प्लस बी टी का टी, या फिर b फिर यहाँ पे कुछ सी टी का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब फिर क्या करना है, मुझे अल्फ़ा उठा करके यहाँ पे रख देना है, फिर उसको इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो उसका आ जाएगा, ठीक है। तो बस उस पर बस इतना ही है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको बता दिया कि अल्फ़ा भी वेरी करता है। फ़िलहाल के लिए अभी मैं क्या कांस्टेंट मान करके चलता हूँ, ओके। तो कांस्टेंट माना तो फिर यहाँ पे आएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, या फिर डेल्टा टी, ठीक। फिर इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल एन रो फाइनल बाई रो इनिशियल और अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक। ये हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब इसमें लॉगरिथम का थोड़ा सा मतलब फंडा लगेगा, देखिएगा ज़रा।
मैं कहीं बता देता हूँ यहाँ पे आपको। आपने देखा होगा कि एक यहीं बता देते हैं कि log e x जो होता है अगर y के बराबर है, तो अगर हम log को हटाना चाहते हैं तो e की पावर y इक्वल टू x इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से मतलब e की जो पावर है, e पे जो है वो जो उधर वाला जो होगा इक्वल टू वो उसके सर पे चढ़ जाएगा और x जो है बाहर चला जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से समझिए। तो ठीक यहीं पे भी e की भी क्या है, e यहाँ पे बेस है तो e की पावर ये चढ़ जाएगा अल्फ़ा डेल्टा t। इससे कंपैरिजन कीजिए, ये मैथ है यार, मतलब मैथ है बिल्कुल। और यहाँ पे ये रो फाइनल रो इनिशियल ये हो जाएगा। तो फिर अब इसको लिखेंगे रो फाइनल इक्वल टू रो इनिशियल e की पावर अल्फ़ा डेल्टा t, कुछ इस तरीके से। तो अब मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई। ठीक, ये आ गया। ठीक है, तो इतना पहले ठीक से नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपको। अब देखिए, अब फॉर्मूला इसका डिराइव करने जा रहे हैं कि रो फाइनल रो इनिशियल e की पावर अल्फ़ा डेल्टा t। तो अब इसका मेन फार्मूला डिराइव करना है मुझे। तो देखिए, अगर इसमें थोड़ी सी मैथ लगेगी तो वो मैंने लिखी है, तो ये चीज़ मैंने लिखा है। तो एक्चुअल में जब x बहुत छोटा होता है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि x की वैल्यू 0.00017 कुछ इस तरीके से थी, मैंने अभी लिखा था आपका एलॉय में। अगर कुछ इस तरीके से है और होती भी है ऐसे, तो अल्फ़ा की वैल्यू काफ़ी अगर छोटी है तो मैं क्या करूँगा कि अगर x अल्फ़ा को एक तरीके से x मान लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी ज़्यादा छोटी होती जाएगी। तो जो छोटी वैल्यू होती है 1 से, जो छोटी वैल्यू होती है ना, अगर उसका स्क्वायर करेंगे या फिर यदि पावर बढ़ाते जाते हैं तो वो वैल्यू और भी छोटी होती जाती है। तो इसका मतलब कि जो स्क्वायर वाला पार्ट है x से वो भी छोटा हो जाएगा, और क्यूब होगा, फिर 5 पावर होगा, 7 पावर होगा। तो इस तरीके से पावर अगर बढ़ती जाएगी तो और भी छोटा होता जाएगा। तो x बस जब छोटा होगा तो जो हायर पावर होती है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो मतलब इतना जो हिस्सा है हम कहेंगे कि इसको हटा देते हैं, ये काफ़ी वैल्यू छोटी है, उस पर पावर चढ़ता जाएगा तो और छोटा होता जाएगा। तो फिर इसको लिख लेंगे 1 + x e की पावर x को। तो ठीक ऐसे ही अगर हम कहें कि e की पावर अल्फ़ा डेल्टा t, मतलब x की जगह अल्फ़ा डेल्टा t मान रहे, क्योंकि अल्फ़ा मतलब मैंने बताया था कि अल्फ़ा को ट्रीट करो एज ए x। तो क्या हो जाएगा, ये 1 + अल्फ़ा डेल्टा t कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से, क्योंकि अल्फ़ा काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो अल्फ़ा काफ़ी छोटा है, तो अब इसको लिखा जा सकता है रो फाइनल रो इनिशियल। अब इस इतने की जगह पे ये, तो 1 + अल्फ़ा डेल्टा t। तो अब आप समझ आ गए कि यही फार्मूला आप देखते हो बुक्स में, वो ऐसे आता है। मतलब मैंने डिराइव करके बताया, आपको डेरिवेशंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी को होता है कि नहीं मुझे डेरिवेशन चाहिए, तो बस उनके लिए है। तो ये फार्मूला आ गया। ठीक है, अच्छा, अब दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ कि L से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, L से मल्टीप्लाई कर दिया और A से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, R फाइनल और ये R इनिशियल 1 + अल्फ़ा डेल्टा t। तो ये जो बुक्स में होता है कुछ इस तरीके से आपके फार्मूला आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी एक कैच है। अगर आप थोड़ा सा अगर डेप्थ में अगर जाएंगे, तो जिसको अगर थर्मल एक्सपेंशन अगर पढ़ा होगा, मतलब सॉलिड का, तो होता क्या है कि उसके साथ थर्मल एक्सपेंशन के साथ कि L और A में भी चेंजेज आते हैं, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो जितना पहले L था, A था, एरिया था, और टेम्परेचर बढ़ाने पर बाद में जो होगा L और A में अंतर हो जाएगा। तो फिर हमने जो L और A पहले भी जितना माना है और बाद में भी उतना ही माना है, दोनों सेम कैसे मान लिया, ये तो गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर क्या होता है ना कि इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे देते हैं कि इसको मतलब थोड़ा सा अगर आप ये कहोगे कि बहुत ज़्यादा करेक्ट लिखो, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, तो बिल्कुल करेक्ट सच में नहीं है। लेकिन फिर भी होता क्या है कि जो अल्फ़ा ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू
थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड में जो होता है, दो होते हैं, तो यानी कि एल और ए में उतना चेंजेज नहीं आएगा जितना कि इसकी रजिस्टिविटी में चेंजेज आ जाएगा। तो दोनों के अल्फ़ा में सबसे जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो ये वाला अल्फ़ा होता है, तो इसको कंसीडर करते हैं। हम कहते हैं कि उसको छोड़ दीजिए, वो काफ़ी कम वैल्यू है, इस वजह से हमने ये सारी चीज़ें लिख दी। जिसको ये नहीं समझ आया ना, रहने दो, ज़रूरत नहीं है उतना सोचने की, बस इसको आप ये फार्मूला याद रखो, ठीक है। आप तब पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप उतना अगर नहीं सोच पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप वो चैप्टर को पढ़े हो ना तो फिर समझ लोगे, ठीक है। अब इस चीज़ को ठीक से नोट करिए, और ये मेन फार्मूला आपका ये है। अच्छा, अब इसके बाद जो है, अब जो इसके बाद जो क्लास होने वाली, इसके बाद वो पार्ट सेकंड होगा, तो उसमें क्या होगा कि मेनली हम लोग जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो हम करने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या था कि थियोरेटिकल पार्ट जितने थे वो सारे चीज़ें हम लोगों ने कर लिया, ठीक। तो आज की क्लास इतना ही, ठीक है।